20 साला लड़की गांव की नंबरदारनी बनकर पूरे गांव के फैसले करने लगी। मैंने एप्लीकेशन दी, केस चला और फैसला मेरे हक में हुआ। डेरा भी है, लोग अपने मसाइल लेकर वहाँ आते हैं, अपना पर्सनल काम छोड़ के लोगों के मसले को सॉल्व अप करते हैं। जी, क्योंकि मेरे पहले बाबा नंबरदार थे, तो ये विरासत पे भी मिलती है। मतलब पहले मेरे दादा नंबरदार थे, उसके बाद मेरे बाबा नंबरदार हैं। ये विरासत पे और ये फिर मैंने एप्लीकेशन दी। एक पूरा चार्ट होता है, मुकम्मल प्रोसीजर होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर लास्ट पे फैसला चलता है, केस चलता है और लास्ट पे फैसला होता है कि कौन नंबरदार मुंतखब हो रहा है। अच्छा। तो हमारा भी इसी तरह से केस चला और अल्लाह का शुक्र है केस मेरे हक में हुआ फैसला। तो आप नंबरदार मुफ्ती जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने एप्लीकेशन कहाँ दी और एप्लीकेशन में आपके अलावा भी आपके गांव से एप्लीकेशन गई थी नंबरदारनी के लिए, नंबरदार जो आप क्या रहे हैं? जी, कुछ एप्लीकेशंस गई थी। अच्छा। और ये एसी साहब को एप्लीकेशन देना पड़ती है, ठीक है, और लेकिन इसका फैसला जो है वो डीसी साहब करते हैं, ठीक है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये मुंतखब होना होता है, मतलब फैसला होना होता है। तो डीसी साहब ने फैसला किया था। अच्छा। तो जब उन्होंने फैसला किया है उससे पहले आपको बुलाया गया है? कोई इम्तिहान होता है इसके मुतल्लक? नहीं, कोई इम्तिहान नहीं होता। ये केस चलता है, जैसे तारीख पड़ती है, तारीखों पे जाना पड़ता है। ठीक है। वो इसलिए जाना पड़ता है, कोई इसका कोर्स या कोई डिग्री वगैरह कुछ नहीं ऐसा होता। अच्छा। नंबरदार बनने के लिए कोई तालीमी काबिलियत या कोई इस तरह का? वो अपनी अपनी समझ बूझ के लिए है, जो आपके क्वालिफिकेशन है। अनपढ़ इंसान जो है वो भी बन सकता है, लेकिन ये है कि उसे पढ़ना लिखना नहीं आएगा, जैसे वो कैसे डील करेगा। इसलिए मैं समझती हूँ कि पढ़ना लिखना भी ज़रूरी है, ताकि आपको सारे मामला जो हैं वो अच्छी तरह से समझ आ सकें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके गांव की आबादी कितनी है, कितने लोगों को रोज़ाना आप मतलब कि डील करते हैं? ज़ाहिर सी बात है, आप नंबरदार नहीं, आपका तो एक डेरा शेरा भी होगा, वहाँ पे लोग आते भी होंगे। जी जी, ऐसा ही है। हमारे गांव में तकरीबन 700 लोग हैं। अच्छा। और जी, डेरा भी है, लोग अपने मसाइल लेकर वहाँ आते हैं। अच्छा। तो जब से आप नंबरदारनी बनी हैं, कितने मसाइल आते हैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर और किस तरह आप डील करती हैं? जी, कभी कभार तो ऐसा होता है कि 2-3 मसले भी आ जाते हैं, 3-4 लोग भी आ जाते हैं मसले लेकर, डिफरेंट किस्म के। और कभी कभी ऐसा भी होता है 1-2 हफ्ते में ऐसा हो जाता है कोई भी नहीं आता। अच्छा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि रात 10 बजे भी आ जाते हैं लोग, दोपहर 2 बजे भी आ जाते हैं, सुबह 6 बजे भी आ जाते हैं। अच्छा। तो आप बाकायदा तौर पे उनको पूरा टाइम देते हैं? जी, जाहिर सी बात है, अगर मैं सो रही हूँ, मैं कोई ज़रूरी काम कर रही हूँ अपना पर्सनल लाइफ का, तो वो मैं छोड़ के लोगों की बात सुनती हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं एहसन अंदाज में अपनी जिम्मेदारी को निभाऊँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा मसला जब लोग आए हों, मतलब कि आपको याद हो, 3-4 माह तो हो गए हैं, जो आपको बड़ी परेशानी आई हो कि इसको किस तरह सोल्व किया जाए, तो फिर आपने उसको सोल्व कर लिया हो, याद हो? जी, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम ही मुझे हुआ था कि ये मैं कैसे करूँगी, लेकिन उसके बाद मैंने 15 मिनट सोचा, अपने आप को रिलैक्स किया, और अल्लाह का शुक्र है फिर मैं उसके बाद मुझे कभी किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा, लोग जब आते हैं साहिल, जब आपके गांव वाले आपके पास आते हैं, आपको क्या कहकर बुलाते हैं? नंबरदारनी साहब, मुझे ये मसला बन गया है, क्या मतलब कि वो कहते हैं? जी, असल में मेरा स्कूल भी है, तो कुछ लोग मैम कह लेते हैं, टीचर कह लेते हैं, कुछ बाजी, कुछ मेरा नाम ले लेते हैं, कुछ नंबरदारनी कह लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म, कुछ बेटा कह लेते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है। जी जी, ऐसा ही है, जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं वो बेटा कह लेते होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब ये पंचायत लगी होती है, लोग काफ़ी कसीर तादाद में बैठे होते हैं, आप एक खातून हैं, ये सारे जब दोनों घरों की फ़रीक़ैन की आप बात सुनते हैं, फिर आप जब उनको फ़ैसले में आप बताते हैं कि ये है, तो उस दौरान नर्वस तो हुए होंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपकी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इतनी नर्वस तो हुए होंगे आप? नहीं, नर्वस किस बात का होना है, मैंने आपको बताया कि स्कूल है, तो वहाँ से लोगों को बातचीत करके, और वैसे भी अल्लाह का शुक्र इतना कॉन्फिडेंस है कि लोगों से, मुझे अपने गांव के लोगों से बात करते हुए किसी किस्म की कोई नर्वस नहीं मैं होती हूँ। जब फैसला आप करते हैं लोगों का, दोनों फ़रीक़ैन का, तो दोनों फ़रीक़ैन वो एग्री कर लेते हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, दोनों फ़रीक़ैन मेरी बात समझते हैं, सुनते हैं और वो एग्री हो जाते हैं। 2 घरों की लड़ाई हो गई हो तो वो आपके पास आ जाएं, तो उनकी सुलह किस तरह आप करवाते हैं? पहले एक ही बात सुनती हूँ,
तहम्मुल से उसे एग्री करती हूँ कि टेंशन नहीं ले, ठीक है मैं आपके साथ हूँ। फिर दूसरे की बात सुनती हूँ, उसके बाद दोनों को मैं समझाती हूँ कि आप अगर ज़्यादा इशू बनाएंगी तो आपको ये नुकसान हो सकता है, दोनों को ये समझाती हूँ। और अगर आप मतलब मसले को सॉल्व अप करेंगी, सुलह सफाई करेंगी तो आपको ये फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मसला ज़्यादा बढ़ेगा, कोई कोर्ट कचहरी तक बात जाएगी, वहाँ पैसे इस्तेमाल होंगे और वो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, उनकी वो दिहाड़ी भी जाएगी, वहाँ से भी वो नुकसान होगा, पैसे घर से लगाने भी पड़ते हैं। तो वो बात मेरी समझ आती है और वो एग्री भी हो जाते हैं। मियाँ बीवी गांव में जो है वो बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, तो कभी इस तरह की लड़ाई भी आपके पास आई हो, शोहर आया हो कि मेरी बीवी जो है वो हम दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई है, तो फिर इन दोनों के जो मामलात हैं तो ये किस तरह आप डील करते हैं? जी एक दिन हस्बैंड तो नहीं आए, वाइफ आई थी एक दिन कि मुझे मेरे हस्बैंड ने मारा है और वो मुझे वैसे भी मारते हैं, तो आप ना मैंने उनसे डिवोर्स लेनी है। और उनके छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मैंने उन्हें समझाया कि ठीक है डिवोर्स ले लेते हैं, वो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपने डिवोर्स ले ली तो बच्चे किधर जाएंगे। मैंने फिर उन्हें बच्चों का मतलब थोड़ा से जज्बात उनके थोड़े से खींच खिंचाई करके उन्हें ये समझाया कि अगर आप डिवोर्स ले लेंगी, आप आगे शादी कर लेंगी, वो भी नेक्स्ट शादी कर लेंगे, लेकिन बच्चों को बाप और माँ का प्यार नहीं मिलेगा, या फिर बाप का प्यार नहीं मिलेगा या फिर माँ का नहीं मिलेगा। तो आप जो भी है मतलब जब बच्चे पैदा हो जाएं तो औरत और मर्द दोनों को चाहिए कि वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करें। आपके एक गांव के मसाइल भी होते होंगे, तो लोग आपके पास मसाइल के हल के लिए भी आते होंगे? जी हमारे गांव में कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे हमारे गांव की गलियां कच्ची हैं, पानी साफ़ नहीं है पीने का, कोई हॉस्पिटल नहीं है, एम्बुलेंस वगैरह का इंतज़ाम नहीं है, बच्चों के कॉलेज स्कूल जाने की कोई बस नहीं पास से गुजरती जो बच्चे इजीली जा सकते हो। इसके साथ हमारे गांव में सीवरेज का काफ़ी इशू है। यकीनन लोग जो हैं वो काफ़ी खुश हैं। वो कहते हैं ख़वातीन को हर काम में, हर शोबे में आगे आना चाहिए। जैसे वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा, उन्होंने अपना लोहा मनवाया पंजाब के अंदर और उनको पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, और उन्होंने IG पंजाब भी जो है वो एक ख़ातून को लगाया है। तो हमें इनसे बहुत अच्छी तवक्कुआत है, इंशाल्लाह ये हल्के के लिए, इलाके के लिए बेहतरीन काम करेंगी। पब्लिक के जो काम है उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देंगी। ख़वातीन वैसे भी कामों के ऊपर ज़्यादा फोकस करती हैं, और मैं चाहता हूँ कि इनको जो ग्रांट के इश्यूज़ हैं वो होने चाहिए, ताकि ये पब्लिक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके और ख़वातीन का नाम रोशन कर सके। अच्छा मुझे बताएं, जब से ये बनी है ना नंबरदारनी, सोशल मीडिया के ऊपर खूब वायरल है और आपके इलाके की बड़ी पजीराई हो रही है, तो आप क्या सोच रखते हैं जब आपने इनकी पोस्ट देखी? मैंने देखा, मैं पहले तो बड़ा शौक़ हुआ, लेकिन फिर खुशी भी हुई कि हमारे आहिस्ता आहिस्ता ख़वातीन को आगे लाया जा रहा है, उनको तमाम शोबों के अंदर पजीराई मिल रही है, वो काम अच्छा कर रही हैं, जिसकी वजह से अब जो है ख़वातीन को तकरीबन हर शोबे के अंदर ख़वातीन का नाम ज़्यादा वाज़े आ रहा है। भाई ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, तो फिर उन्होंने दरखास्त दे दी साढ़े ते फिर असी मुशरा को लाए ते फिर मसला उन्होंने साडे इत्थे हल करता। फिर असी चौंकी नहीं सी गए है ते साडा इत्थे उन्होंने मसला सॉल्व कर दिता सी। मेरे ख्याल में मेरी बहन नंबरदार बनी सिर्फ हमारे घर के लिए नहीं, हमारे पूरे इलाके के लिए, हमारे गाँव के लिए, सबके लिए काबिल फ़ख्र है। तो हम ये कहेंगे कि ये सिर्फ हमारे लिए एक बहन नहीं, हमारे भाई का रोल अदा कर रही है। हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी एजुकेशन है, उस पर हमें बड़ा सपोर्ट कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद भी SCS की स्टूडेंट रही हैं, वो LL भी कर रही हैं, और साथ में हमारी जो बहनों की स्टडी है उस पर भी पूरा फोकस है उनका। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसकी निगरानी में रह के बड़ा कुछ सीख रहे हैं। और बाकी हमारे गांव में भी किसी को कोई इशू नहीं है अब इनसे। और जो सफाई सुथराई के मामलात हैं, उसके बाद लड़ाई के जो मामलात होते हैं वो उनको बड़ा हॉनेस्टली सॉल्व कर रही हैं।